कश्मीर है उसमें यूएई और वहाँ के बिजनेसमैन आए हुए थे और वो तकरीबन मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ 70,000 करोड़ की सरमायाकारी जो है उसका हदफ सेट कर दिया। जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप ओआईसी का इजलास बुला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं। क्या ओआईसी ने इसको कंडेम किया है कि जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें अरबी क्यों गए थे वहां पे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट की। मतलब इंडिया के पास जो कश्मीर है वहां के अंदर भर भर कर इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो। अब कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 75 सालों से वहां पर इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे या फिर उसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कश्मीर के अंदर कि भाई भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रही है। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारे स्टेट है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उतना इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर कर रही है। और इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर सब कुछ हो रहा है कि भाई कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि भाई हमने आखिरकार अब तक ऐसा क्यों किया। अगर हम सीधे रहते, अगर हमने ये सारी चीजें, अगर हमने जिहाद वाली सिचुएशन ना की होती तो हमें ये डेवलपमेंट कब का मिल चुका होता। और होता है कि कई बार अगर आप जब छोटे होते हो तब आप कोई भी चीज करते हो, लेकिन जब आप बड़े होते हो, आपके बच्चे होते हैं, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर था जो वैसा ही, हमारा जैसा फ्यूचर रहा वैसा ही यहाँ पर हमारे बच्चों का रहेगा। हर कोई माँ बाप है वो सोचता है कि भाई हमारे बच्चों का फ्यूचर थोड़ा सेफ हो, वो एक सीधी लाइन पर चलते रहे। आज वही हो रहा है और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसके ऊपर भी बड़ी लेन देन हुई है कि एक तो शायद मेरा ख्याल है जो ईरान के वजीर खारजा वो भी नहीं आए, अफगानिस्तान के वजीर खारजा भले वो भी रिकग्नाइज नहीं हुए लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, वो जो समझने की चीज़ है, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको मुस्लिम दुनिया अगर रोक सकती तो वो रोकती, और जिसको पाकिस्तान ने भी बड़ी खामोशी से गुजार दिया है, और वो यह है जी कि जम्मू और कश्मीर में सऊदी अरब और यूएई और हांगकांग के जो सरमायाकार हैं वो क्यों आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारी मदद करना चाह रही है। हमारे यहाँ पे इन्होंने जनाब एक बड़ा लंबा चौड़ा एलामिया जारी किया है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर के मसले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पे सऊदी अरब और यूएई के बिजनेसमैन उस टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं, या ओआईसी क्या कोई इस हवाले से बात कर सकी वहां पे? अभी भी जो इस कॉन्फ्रेंस में जिसको हम कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडिया के ज़ेरे इंतजाम जो कश्मीर है, उसमें यूएई और वहाँ के बिजनेसमैन आए हुए थे और वो तकरीबन मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ 70,000 करोड़ की सरमायाकारी जो है उसका हदफ सेट कर दिया। और जारी ये जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वहाँ पे, और बिजनेस के हवाले से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, और ताकि सरमायाकारी की जाए लोगों को। और ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ये वो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। उधर अरब अमारात वालों ने और सऊदी अरब वालों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भी भेजे हुए। आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं आए थे। खैर एनी हो, कोई बात नहीं। यूएई नॉर्मली पाकिस्तान की इन चीज़ों पे नहीं आता, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएई के ऊपर कि वो जाए ना जाए इनको फर्क कोई नहीं पड़ता। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए, कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहा है, लेकिन उनके लिए वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे, और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का, वो $330 बिलियन के करीब था। अभी वो $400 अरब पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान $32 अरब की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं, साढ़े जड़े वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हीं के अंदर ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर। फॉरेन हमारे जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब $32 अरब की एक्सपोर्ट और $400 अरब की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात, किसकी बात सुनी जाएगी?
सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के, देखें ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है मैं समझता हूँ जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ हमने ये देखा कि जो सऊदीज या जो अरबी हैं वो वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां पे ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की, और जो प्रोमिसेस हैं वो भी किए, और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हुए कश्मीर के मसले में, लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उधर आपको याद होगा जब MBS साहब जो है, मोहम्मद बिन सलमान साहब, जब गए सऊदी अरब गए तो उन्होंने कहा कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब, और पाकिस्तान आए तो कहा जी कि मुझे आप पाकिस्तान का सफीर समझें इन सऊदी अरब के अंदर। जारी बात है सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर्स को, मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे? ये है वो क्वेश्चन। जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप OIC का इजलास बुला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं, क्योंकि देखें वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है, हम कितने जोगे और हम आपके अंदर कितनी दरारें डाल सकते हैं। That is their job. They are protecting their national interest. The way Pakistan and we are protecting our national interest, Indians का भी तो काम है अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। और जारी बात है, किसका ज्यादा अच्छा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा? जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग ज्यादा होगी, जिसको दुनिया सुनेगी। अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तो इंडिया पहुंच रहे हैं मेरा ख्याल है, और वो डायलॉग भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो उन्होंने नेपाल का विजिट भी करना है, एक वो समझे साउथ एशिया का विजिट वो अपना कर रहे हैं। और अब ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ी अनकंफर्टेबल सी डिस्कशंस होनी है वहां पे इंडिया में के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन वहां पे खड़ी हुई है कि एक तरफ तो OIC के अंदर दरार डालने में इंडिया बहुत हद तक कामयाब हुआ, क्योंकि इंडिया के पास एक ही चॉइस थी कि बायलैटरल ताल्लुकात इतने मजबूत कर लो कि मल्टीलैटरली इंडिया जो है वो परवाह ही न रहे, क्योंकि उनको पता OIC इज ऑलरेडी डिवाइडेड हाउस। तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास चॉइस है वो ये है कि हम किसी को इंगेज ही ना होने दें, हम अपने बायलैटरल ताल्लुकात इतने अच्छे। आप देखें ना, UAE 100 अरब डॉलर की अगर बायलैटरल ट्रेड की तरफ अपने टारगेट सेट कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर वो 100 अरब डॉलर की तो वो कर रहे हैं, तो फिर UAE को क्या पड़ी हुई है कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर वो कश्मीर में वो करें जो हम कहते हैं? वो तो नहीं करेंगे। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद द इकोनॉमिक सपोर्ट। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आज बात चल रही है कि शायद हमें जो है वो जल्दी इलेक्शन करवा लेने चाहिए, इमरान खान साहब अपनी पावर खो बैठे हैं, उनके पास उनके लोग मौजूद नहीं है, और अरब वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ कोई नहीं खड़ी हुई। टर्किश वर्ल्ड, टर्की जो है वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ ऑन कश्मीर। लिप सर्विस सारे देते हैं, कंक्रीट कदम कोई भी नहीं करेगा। और कंक्रीट कदम क्या है? या तो हो ना OIC के पास कोई मिलिट्री की ताकत हो, कोई मिलिट्री विंग हो, कोई इतना ज्यादा जो है वो थोड़ा सा जैसे आप कह लें कि किसी तरह वो स्क्रू कर सकें, किसी तरह वो टाइट कर सकें इंडिया को। वो टाइट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि हमारे अपने जाती मामलात इंडिया के साथ इतने अच्छे हैं कि अगर हम वो करेंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। और इंडिया जिसे कहते हैं ना कि अपनी फुटप्रिंट्स वो स्टैब्लिश कर बैठा है। उन्होंने अपने आप को एक एज ए सीरियस नेशन जो है वो स्टैब्लिश किया है, और ये कह के कि जी हमारी 400 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट है। अब आप देख लें कि अगर 400 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, फॉरेन रेमिटेंस भी उनको आ रहा है, उनके जो जिसे बोलते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस भी आ रहे हैं, एंड प्लस उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छा भला पड़ा हुआ है। तो किसी मुल्क को ने जब इंडिकेटर देखने होते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी मुल्क ने जब इंडिकेटर देखने होते हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो फिर वो मुल्क इसी तरह देखेंगे कि भाई ये जो मुल्क है इसकी ये इंडिकेटर्स ठीक है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, लीडर के पास वो भी है। अब हमें ये बातें बुरी लगेंगी और हम कह रहे हैं कि जनाब वो
जो है वो आरएसएस आ गई और आरएसएस छा गई और आरएसएस ने ये कर दिया, वो एक अपनी जगह पे दुनिया रियलिटी को इस चीज को मानने को तैयार नहीं है जो हम कह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो बैठे हुए थे, आप ओआईसी ने क्या उसको कंडेम किया? क्या ओआईसी ने इसको कंडेम किया कि जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें अरबी क्यों गए थे वहां पे? क्यों जो वो गए थे, क्या नाम है उनका, सऊदीज क्यों गए थे? तो ये चीजों तो होनी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जो है वो तो सऊदी अरब और यूएई के साथ बड़ी जफियां डाल रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात उन्होंने कर लिए हैं। और जो वो इंडस्ट्री लेने के चाह रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेके आना चाह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना कश्मीर एक जन्नत है, हमारे से तो सड़कें नहीं बनी कश्मीर जाने के लिए, वहां तो हम इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सके। देखिए ये वो बातें हैं जो हकीकत है। मैं ना भी करूंगा तो कोई और कर रहा होगा और आपको लोगों को हकीकत बता रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम बैशिंग करने से कुछ नहीं होगा। अपनी घर में भी थोड़ा सा ध्यान करो भैया, घर में भी ध्यान करो। अब ये बताओ कि वो जो जब हम कह रहे हैं पाकिस्तान टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया जो है वो कश्मीर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगा बिकॉज उसने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने ग्लोबल क्लाउड से इन्वेस्टर को लेके आ रहा है कि कश्मीर में पैसा लगाओ तुम, और वो खुद भी इन्वेस्ट। तो अब ये बताएं कि हमारे कश्मीर में कितने ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने एयरपोर्ट हैं, ये क्वेश्चन है। जब हम उनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का इस चीज पर नारा लगाएं, वो कहते हैं सानू रोटी दियो, असी आने हैं कश्मीर जिंदाबाद। वो कहते हैं हमारे साथ अच्छा करो, हम कहते हैं कश्मीर जिंदाबाद। सुमित भाई ये क्या हो गया? इंडिया ने क्या गुगली मारी है अपना श्रीलंका को कि वो जो प्रोजेक्ट कभी चाइना के पास था, वो प्रोजेक्ट जो अभी वो श्रीलंका के पास आ गया है। अभी ये जो विंड फार्म जो है, ये क्या ऐसा क्या हुआ? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग थी। सुना है कि इंडिया ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि वो एक्टिविटीज इंडियन बॉर्डर के बड़ी करीब थी, तो ये हुआ क्या है? और जयशंकर साहब ने क्या गुगली चलाई वहां पे जाके कि ये प्रोजेक्ट अब इंडिया को मिल गया? जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये काफी देर से बैकएंड में काम हो रहा। अभी अगर आप देखें तो अभी जस्ट साइनिंग हुई है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि जाके नेगोशिएट भी करो, नया प्रोजेक्ट भी लाओ, साइन भी करो और निकल भी आओ। टेक्निकली ये सब चीजें पॉसिबल करना नहीं है। हमने एतराज किया था, ये जो प्रोजेक्ट था इंडियन जो मैरीटाइम बॉर्डर से उसके काफी पास था। हमने कहा था भाई यहाँ चाइनीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आप याद करें चीमा साहब, करीब 15-20 साल से जो हमारा इंडिया पे भी बॉर्डर है, जो YZT का इक्विपमेंट वहां लगना अलाउड ही नहीं था। करीब ये 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 10-15 साल से मैं अलाउड नहीं है। तो हमने बोला भाई ये मत कीजिए। अभी हमने उनको $1.4 बिलियन का एड भी दिया, करेंसी स्वैप भी दिया, उन्हें पैसे और चाहिए, 7 बिलियन का डेट है, बड़े लंबे चौड़े चाइनीज बैंक से इंटरेस्ट पे लिया उन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज करीब 4-4.5 बिलियन का एज ऑन डेट है, तो 7.5 बिलियन का डेट है, आप खुद समझिए। तो उन्हें और पैसे चाहिए, उन्हें और वो चाहिए, हेल्प चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, उन्होंने पहले हमें तो निकाल दिया, फिर हमें वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल दे दिया, ठीक है जी। तो अब पीछे हमने उनको कोविड वैक्सीन दे दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। काफी हेल्प करते रहे, आज भी कर रहे, पीपल टू पीपल कनेक्ट में जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली उनको ये भी समझ आ रहा है कि जो इंडिया दे रहा है वो डेट ट्रैप नहीं है, जो इंडिया दे रहा है वो मदद है, जो चाइना दे रहा है वो डेट ट्रैप है। अगर आप देखें हम्बनटोटा पोर्ट तो लिटरली चाइनीज को मिल गया। 99 साल तो मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा टाइम होता, आपने चाइनीज को पोर्ट दे दिया। और श्रीलंका में अब रेजिनमेंट भी आ रहा है चाइनीज डेट ट्रैपिंग के अगेंस्ट। भाई ये हमें पैसा मदद करने के लिए दे रहे हैं, फंसाने के लिए दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ वो पुराने जमाने में सूदखोर होते थे, कहते जिंदगी निकल गई कि अभी सूद ही उतरा, असल अभी बकाया। तो चाइनीज डेट ट्रैप तो वो, ये तो लोगों में रेजिनमेंट था और इंडिया की उन्होंने बात सुनी, इंडिया का एहतराम किया और उन्होंने कहा ठीक है इन प्रोजेक्टों से हम निकाले। देखिए ये 1, 2, 3, 4 बिलियन के जो भी प्रोजेक्ट है, मिलियन हो या बिलियन हो, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। उसलिए सच्चाई ये है चीमा साहब, उसके लिए उन्हें चाइनीज की जरूरत ही नहीं। कौन सा उनको 100 बिलियन चाहिए? चाइना वहां 100 बिलियन लगाएगा नहीं, उनको 100 बिलियन की जरूरत नहीं। 3, 4, 5 बिलियन के लिए काहे इधर उधर भटक रहे हो? चीमा साहब आज हमने दुनिया भर में 500, अब मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ फैक्चुअली, वी हैव डन 500 प्रोजेक्ट्स, 500 प्रोजेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड ओवर। सर एक भी कंट्री चीमा साहब इज नॉट अंडर डेट ट्रैप ऑफ इंडिया। चाइना के डेट ट्रैप के अंदर आज के डेट में 50 से ज्यादा कंट्रीज एंड चाइना हैज नॉट कंप्लीटेड 500 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। दैट इज द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन है हेल्प करना। देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू हैव टू हेल्प समबडी डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश।
वी टीच हाउ टू फिश। चाइना गिव्स फिश, कहता है आप चल इसके पैसे ला, अब इसका सूद ला, अब इसका बकाया ला, अब इसका असल ला। हमने अफगानिस्तान में आप देखिए, आप मालदीव में देखिए, आप श्रीलंका में देखिए, आप नेपाल में देखिए, आप बांग्लादेश में देखिए, कौन सी आपको ऐसी कंट्री दुनिया में मिली, मालदीव देखिए, सेशल्स देखिए, कौन सी कंट्री आपको दुनिया में आ रही, अफ्रीका की सारी कंट्री उठा के देखिए, कौन सी कंट्री आपको ऐसी मिलेगी जो हमने जी उनको डेट ट्रैप में, उनके ऊपर इंडिया का कर्जा नहीं है किसी ऊपर, वी आर एनेबलिंग देम, वी उनको ये 6% पर एनम पे लोन नहीं दे रहे ताकि वो वापस नहीं ना पाए। तो अब ये देखिए चीमा साहब, चाइना तो मदद करता नहीं, चाइना करता है इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स बैंक्स, हम करते हैं मदद। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग फॉर इंटरेस्ट and landlady legitimacy. Second is we are going to help them out to come out of a situation. यहाँ इंटेंशन सब कुछ है। तो अब ये जो इंटेंशन है चाइना की क्लियर हो रही है, मुझे लगता है पीपल ऑफ श्रीलंका आर आल्सो रेस्पॉन्डिंग। उन्हें समझ आ रहा नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, एक लास्ट चीज बताऊंगा, आज इंडिया से वहाँ दवाइयाँ जाती थी, स्टेशनरी जाती थी, काफी चीजें वो जाती थी चीमा साहब जो जरूरत जिंदगी है। हालत ये है चीमा साहब कि आज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहे श्रीलंका, एक्सपोर्ट जो इंपोर्टर वो लेना चाहता, गवर्नमेंट उसे फॉरेन एक्सचेंज देती नहीं। गवर्नमेंट के पास जरूरियात जिंदगी, फार्मास्यूटिकल लाने, दवाई लाने तक का फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। पीछे हमने कुछ आई थिंक अराउंड कुछ $1 मिलियन की दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, पैसे दे देना, जब होंगे दे देना, नहीं होंगे नहीं दे देना। इंडिया श्रीलंका को ऑन इट्स बैकयार्ड होने की ब्लैकमेलिंग करता है कि भाई आप मेरे बैकयार्ड में हो। जिस तरह पाकिस्तान किसी दौर में कहा करता था ना, अफगानिस्तान तो मेरा है, यहाँ पे जो है वो किसी की मर्जी नहीं चलेगी। ये वो जो हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे, तो श्रीलंका जो है वो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि भाई मेरा बैकयार्ड है, यहाँ पे कोई नहीं होगा। है वो सॉवरन जगह, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो आप कह रहे हो उस जो है ना सी शोर से मेरा मुल्क नजर आता है तो उधर कोई चाइनी नहीं खड़ा होगा। मतलब ये भी एक असर्टिव नेशन होने की आपकी एक है। तो जारी बात आपको और उनका फर्क है। तो क्या ब्लैकमेलिंग है, या कि जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता रहा कि ऐ साडा ये यहाँ पे जो होगा हमारी मर्जी से होगा, इज इट द इंडिया डूइंग द सेम फॉर श्रीलंका? पहली बार जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है ये 2500 साल पुरानी है, 2500 साल, एंड देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑन इट। ठीक है। दूसरा, फ्रॉम अ हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव वी हैव टाइज विद लंका व्हिच गो टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो ये आज के रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ तब का जब तो चाइना पैदा ही नहीं हुआ था। तो चाइना के देखते हुए हम बोले कि भाई ये हमारी टेरिटरी वो नहीं है, हमारे किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है। श्रीलंका सिनेरी लोग भी हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अब आप आई पैसे और प्रोजेक्ट की बात। श्रीलंका की जरूरत अगर आप बिगेस्ट प्रोजेक्ट देखें चाइना का $2 बिलियन $2.5 बिलियन है, इससे बड़ा है नहीं अब तक का कोई भी प्रोजेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बोला था 2 मिलियन या 4 बिलियन 5 बिलियन के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हम आपको 6% पर एनम पे पैसा नहीं दे रहे, हम आपको एड दे रहे हैं, आपको एनेबल करें। वी आर टीचिंग यू हाउ टू फिश, नॉट टू एंट्रैपिंग विद डेट ट्रैप। आज लगभग इंडिया और चाइना का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बराबर है, चाइना का थोड़ा सा ज्यादा है। पर इंडिया के आपने भी, आप तो एनालिस्ट है कुछ साहब, चाइना आपने कहीं पढ़ा कि श्रीलंका इज इन इंडियाज डेट ट्रैप? $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया नहीं दिया हमने डेट ट्रैपिंग तो हमारी पॉलिसी नहीं है। वो कि चाइना इज इन द श्रीलंका इज इन चाइनीज डेट ट्रैप। आज की सब संभावना ये है, अगर उन्होंने ये, हाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है, 12 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हाँ, हमने बोला कि चाइनीज कैन नॉट बी नियर टवर मैरीटाइम बाउंड्रीज बिकॉज देयर आर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। और चाइना भी आपको जानते हैं, चाइना वहां पैसे इसलिए तो नहीं लगा रहा उनको श्रीलंकनों से कोई बहुत लेना देना है, वो तो अपने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके अनुसार अपने उस पर कार्रवाई चल रहा है। अब हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। उन्हें अभी कुछ $1 मिलियन की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी, कितना एड भेजा, 500 के 5 लाख कोविड वैक्सीन, 500,000 कोविड वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी। सब पूरी मदद कर रहे हैं उनको, और उन्हें भी ये समझना चाहिए एक बंदा है जो मेरी मदद कर रहा है, एक बंदा वो है जो आपकी पंजाबी में कहते हैं ना, पोचा फड़ाया कमीज फड़ लेती, एक वो वाली स्ट्रेटजी है। हम तो वो तो करते नहीं। इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। आपकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार।
जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है। पाकिस्तान की सदर नहीं, दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं शामिल हैं जो कि इंडिया से डेस्परेटली मांग रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, कह रही है कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बकायदा ठेंगा दिखा दिया। तकरीबन 21 फॉरेन यूनिवर्सिटीज अप्रोच कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। इमरान खान तालिबान खान के नाम से मशहूर थे। वो कहते हैं कि हमको दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी ये इनको आने दिया गया है। मशहूर नहीं थे वो, हैं वीर साहब। आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को अब लेंगे। आप जिधर भी चले जाएं, मैं दावा कर, माई बेट यू, आप किसी पाकिस्तानी लड़के को, माने गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, उसको निकालें और साथ साथ उसको किसी और मुल्क के लड़के को खड़ा करें और कहें कि क्या क्वालिटी है एजुकेशन। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं। वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर। ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिस हैं। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। हम इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला है, जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। मतलब ये मिला, मुझे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। कौन, इंडिया? हाँ, इंडिया के साथ। हाय सर, आप मुझे एक बात बताएं। अब पाकिस्तानियों को यूके में से भी बाहर निकाला गया, दुबई में से भी बाहर निकाला गया, सऊदीया में से भी बाहर निकाला गया, क्या उसमें भी इंडिया शामिल था? पूरी दुनिया को इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि भाई इंडियन जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है। एक शॉर्ट एक आपको मैं बता दूं कि यूएस की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और ना ही सिर्फ टेक कंपनीज और भी कई सारी कंपनीज है, उसके सीईओ से लेकर मिडिल लेवल तक और बॉटम लेवल तक कितने सारे वर्कर्स, हजारों लाखों वर्कर्स जो है वो इंडियन है। अब वो बड़ी बड़ी कंपनीज में रहते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कह रही है कि भाई हमें इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है उसकी सर्विस हमें चाहिए। कोई यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है पाकिस्तानियों को या फिर पाकिस्तानी मुस्लिमों को या फिर किसी भी इस टाइप को। लेकिन आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, हमास और इजराइल वाली वॉर हुई थी, उसमें भी इजराइल ने स्पेसिफिकली कहा था कि भाई हमें इंडियन हिंदूज ही चाहिए। हम इतना, और देखिए उसकी जो है रिक्रूटमेंट भी शुरू हो चुकी है यूपी और हरियाणा टाइप के एरियाज में। तो कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत ही फेवरेबल हो रही है इंडिया के लिए हर जगह पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता है उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती, प्यार से समझाता है। खरी खोटी सुनानी है वो सुना देता है। लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है, जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए साइप्रस की खबर पूरे जगह मीडिया में घूमी जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे। और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद। लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई, यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में। अब ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना, ये है।
अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था, यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहां आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? क्या बेड़िया है? क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट, आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है। तो ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। रोहित भाई, ये किसी भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अब तक नहीं कहा। मैं इसको जो देख रहा हूं, इट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। एंड हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मेरे भाई कि अगर तुम ये बात करें, स्वीट टॉक मत करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम भारत के हितैषी हो, भारत के मित्र हो, आप टेररिज्म को कंडेम करो, साथ में पाकिस्तान को कंडेम करो। वो जहादिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको कंडेम करो, लॉन्च पैड्स पे जो लोग बैठे हैं उनको कंडेम करो। बाकी ऐसे नहीं हमें आपकी जरूरत है पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम खुद निपट ले। और एक डाटा बता दूं, इस साल 500 टेररिस्ट मारे हैं हमने 2022 के एंड में, 500 जो हाईएस्ट है अब तक का। 500 टेररिस्ट, 40-50 बचे, उनको भी जल्दी 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा, इंतजाम पूरा हो रहा है। और एश्योर डिलीवरी 101% डिलीवरी है, कोई नहीं बचेगा। बट सवाल ये है कि ये जो यूरोप की हिपोक्रेसी है, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको फिर एक्सपोज कर दिया। यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। मेन रीज़न जो स्टूडेंट्स को निकालने की ये है ना, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स थे जो बेचारे यहाँ से ज़मीनें बेच के, किसी से कर्ज लेके वो उधर बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए थे। तो उनकी अब वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है, तो उनको निकालने की मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक सेमेस्टर की तो फीस दे ली है, वो तकरीबन 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार डॉलर या यूरो बनती है। तो अब वो कैसे देंगे? अब वो पैसे दे ही नहीं सकेंगे, तो वो एटलीस्ट उनको निकालना ही है, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट, मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये ज़हन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको हरकतें बताऊँ, वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा, 13 साल की लड़की को, और वहाँ पर फिर हरासमेंट का केस बना एक पाकिस्तानी पे। इसी वजह से वो निकाल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इधर जो, अब मैं खुद भी गांव से हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जो गांव की आवाम है ना, वो ज़्यादा तरसी हुई होती है कि उन्होंने मतलब को फीमेल तो देखी कोई नहीं होती, तो वो जब इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में, इनफैक्ट लाहौर इस्लामाबाद के अंदर भी इनका बहुत रेपुटेशन ख़राब है, ठीक है। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं, वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर कंट्रीज़ के अंदर, और भी काफ़ी है, मतलब इधर साउथ पंजाब को आप देख लें तो उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया हुआ है। अब आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। यही है कि वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और वापस आ जाएं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी। आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो है लीडर पीपल पार्टी की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, भारत ये बात ना भूले। तो आपके लिहाज से इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन शॉर्ट धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने देखा तो हम एटम बम चला देंगे। जाहिर बात है, उन्होंने धमकी दी है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इंडिया के बारे में। अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। अच्छा, मार देगा नहीं यार, चलो यार, आपका हो गया, आपका हो गया। इससे पहले ले जी सर, आप क्या कहते हैं कि इस तरह की धमकी देनी चाहिए?
हाँ बिल्कुल, उन्हें वार्न करना चाहिए, उन्हें भी पता हो कि पाकिस्तान के हम जब एक तरफ चलेगा इधर से भी चलेगा उधर से भी चलेगा। ओ भाई हाँ, आपकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है, नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। भाई हरकतें सही करने के लिए उन्हें वार्न करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है। धमकी दो, मैं कहता हूँ भाई हम दोनों को बना के रखनी चाहिए। वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है, पाकिस्तान की सदर नहीं। दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। हम दोनों को रहना चाहिए, कानून दोनों को हमें बना के रखना चाहिए। नहीं यार आप गलत कह रहे हो दोस्त, हम दोनों को बना के रखनी चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। बहस करिए तो इंडिया के नहीं यार, कोई पढ़ा लिखा अगर बात है, कोई पढ़ा लिखा ये नहीं कहेगा कि यार पाकिस्तान को इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे और इसका जो असर है पाकिस्तान इंडिया। अगर वो इस तरह हरकतें करते तो जवाबन तो देना चाहिए ना, ऐसा नहीं चुप बैठना चाहिए, बताना चाहिए कि हम भी सुपर पावर हैं। पाकिस्तान से पहले इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बना, ठीक है, वो भी न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और हरकतें कौन सी जो की है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं। अब जो आपने सवाल किया मैंने उसका ही जवाब दिया आपको। हरकतें बताओ ना यार, बस वो भी धमकी लगाते रहते हैं, उनकी आवाम कम करती है। इतनी बुरी धमकी किसी ने नहीं लगाई यार, तो क्या किसने न्यूक्लियर पावर हम चला देंगे यार? ऐसे सवाल आप क्यों इतने हार्ड कर रहे हो यार? नहीं इतना इतनी बड़ी धमकी यार, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को तबाह नहीं करेंगे बल्कि इससे दूसरे मुल्क में भी असर पड़ेगा यार। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। मुश्किल क्यों पूछ रहे हैं? अब मुश्किल क्यों सवाल हो गया? जाहिर है मुश्किल क्या, आप सही तरह बात ही नहीं कर पा रहे इस पे। पहले आपने कहा कि यार पाकिस्तान को धमकी देनी चाहिए, अब आप चुप करके हो। आप इंटरव्यू में सवाल ही ऐसे कर रहे हैं, किस तरह बनती यार धमकी? नहीं बनती दोस्त, मेरी बात मानो, हम दोनों को चाहिए मिलजुल कर रहें और हाथ मिलाना चाहिए हम दोनों को यार। हाथ हमारा इस्लाम कहता है किसी भी गुस्ताख के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के साथ इतना जुल्म किया है, ठीक है, आपने पहले इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, तो क्या पाकिस्तान एटम बम नहीं मार सकता? आप बताएं, एटम नहीं मार सकता? पाकिस्तान में तो मार सकता, उन्होंने धमकी दी है। हमारे अंदर बहुत जिगरा है, बहुत जिगरा, दिल गुर्दा बहुत हमारे अंदर, अलहमदुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, हमें चाहिए मार सकते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं यार जुल्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्हें हाथ मिला के रखना चाहिए। भाई दोनों फारिग हो जाएंगे यार, पाकिस्तान में इंडिया भी डेड हो जाएगा यार। भाईजान अगर उधर से एटम बम चलेगा, अगर पाकिस्तान से एटम बम चलेगा उधर से भी चलेगा फिर यार। पाकिस्तान वहाँ एटमी ताकत है, आपको पता, तीसरा नंबर है। अगर किसी ने पहल की तो उसका जवाबी वार आएगा यार, उन्होंने पहल की है ना, अगर पहल की है ना। पाकिस्तान को आपने कहा पाकिस्तान को एटम बम मार देना चाहिए, पढ़ा लिखा इस तरह कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर चलाएगा तो उधर से भी आ जाना फौरन, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे यार। यार उन्होंने जब धमकी की बात की है, पाकिस्तान ने भी इधर से धमकी दे दी है। 100 फैक्ट्रीज जो कि पाकिस्तान में कॉटन की इस टाइम तक बंद हो चुकी हैं और वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको भी उनके घर पहुँचा दिया गया है, क्योंकि काम नहीं है, क्राइसिस आ गया, कॉटन की कमी हो गई है। इसी के बरक्स हमारे लीडरशिप ने ये कहा है, अपील की है इंडिया से, हमें $3 बिलियन की कॉटन चाहिए, हमें एक्सपोर्ट की जाए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडिया से हेल्प मांगी अपने बुरे वक्त में। खुद तो हमने जो तालीमी हमारा मदरसा छाप हमने बनाया, हमारे पास तो ऐसी तालीमी इस्तेदाद होती नहीं है कि वहाँ पे जाके जो है दूसरे मुल्कों की तरह इंडिया की तरह रूल करते हैं वहाँ पे लोग। तो काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले की डोल ही फट गए। कि अभी कॉटन के लिए जैसे हमने $3 बिलियन का कहा है, आपको लगता है कॉटन हमारे मुल्क में वो अब दोबारा भेजेंगे? इस इंसल्ट भी होती है। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप देखें कैसे भेज सकते हैं, जब एक दफा हमारी पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया तो फिर क्या बनेगा? जैसे आप कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे, जैसे जैसे आप कश्मीर को आगे लेकर जाएंगे, वैसे वैसे आपके फिर जो है वो आपके साथ इसी तरीके से आपके पॉइंट्स उठाए जाएंगे। इंडिया की बात देखिए, महादेव की धरती को ना कोई हिला पाया ना कोई हिला पाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 है तो यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इनको ये बिल्कुल जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाज़े तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। मुस्लिम को यहाँ पे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेम तो रख दिया, लेकिन इस्लामी जमहूरिया वाले काम कौन से हो रहे हैं यहाँ पर? दुनिया के लिए जो है ना, वो खासकर वाशिंगटन डीसी के लिए अब कश्मीर जो है वो एक सेटल्ड इशू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है। पाकिस्तान में शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इतना भयंकर स्टेटमेंट दे दिया अमेरिका ने, आपको पता है इसके इम्प्लीकेशन कहाँ तक आएंगे? इसके इम्प्लीकेशन IMF में आएंगे, इसके इम्प्लीकेशन वर्ल्ड बैंक में आएंगे, इसके इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में आएगा, इसका इम्प्लीकेशन दुनिया की हर जगह में आएगा। ये इस स्टेटमेंट को आइसोलेशन में मत दीजिए।
अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई जिससे वो ब्लिंकन की पिटाई करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको उनके आर्मी चीफ को एक हफ्ते तक क्यों खैरखाई की। नमस्कार दोस्तों, एक समय था, भले ही थोड़े समय के लिए था, लेकिन एक समय था जब पाकिस्तान जो था वो इंडिया से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा था। देखिए, एक समय था जब अनलिमिटेड वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अनलिमिटेड एड्स आया करती थी, मतलब कि ऐसा पैसा जो वो वापस नहीं लेंगे। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज अच्छा खासा पैसा दिया करते थे, और उस समय था जब इंडिया स्ट्रगल किया करता था, लेकिन इंडिया ने उस समय पर भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया, मतलब भीख नहीं मांगी, और इंडिया आज तो कुछ अलग लेवल पर ही पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान उस समय पर भी भीख मांगता था, आज भी वही कर रहा है। जो भी हो, बोरोड मनी थी उसके पास, अच्छा खासा करप्शन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट किया करते थे, लेकिन उस पर भी जो पैसा बचता था, उस पैसे को लेकर वो जो भी हो सके उतनी ग्रोथ करने की ट्राई करते थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज सिचुएशन इतनी विपरीत हो चुकी है, जैसे इस वीडियो में बताया गया है कि $3 बिलियन की भीख मांगी गई है इंडिया से। आप समझ सकते हो, पैसा मांगा गया है। तो ये सारी सिचुएशन अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही अलग लेवल की विपरीत होती हुई दिख रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, इनके डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान याजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ, 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोला, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं। बोले भाई ये हो गया आपके साथ, ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आप क्या कम करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है। ठीक है जी। देखिए, F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 दे तो यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इनको ये बिल्कुल, जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाज़े तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। अब मुद्दे पे वापस सर, अब इतना सीरियस मत हो। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम पैकेज वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को इस पे बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जैसे हर एम्बेसी, फ्रांस एम्बेसी के सामने पहुंच गए थे, फ्रेंच एम्बेसडर को कह रहे थे निकाल दो, तो इसी तरह से अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके भी भंगड़े डालने चाहिए और अमेरिकन एम्बेसडर को भी निकाल देना चाहिए। और जो IMF से या वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए वो उनके मुंह पे नाम आ रहे, अब ले लिए तो ले लिए, दफा करें, वापस ना करें। ये ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल काम होगा। नहीं, मैं 2 चीजें और बोलूंगा। आपने अच्छी 2 चीजें बोली, 2 चीजें मैं ऐड करूंगा अपनी तरफ से। कल डिक्लेयर कर ली जो F-16 का पैकेज है, हमें तुमसे नीचे रखो अपना पैकेज। मतलब देखिए, आप सॉवरेन कंट्री बोलना चाहिए। और दूसरी चीज आप कल डिक्लेयर कर ले। मैं एक टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा सीरियसली, अगर आपको डैमेज कंट्रोल करना और आपके इरादे ठीक है, आपके इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान टेक्स द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई भी कुछ हो, हमारी गलती होगी, एंड वी कमिट NFU, नो फर्स्ट यूज। ये चीज बोल दीजिए, 50% मसला हल्का हो जाएगा। कि अभी कॉटन के लिए जैसे हमने $3 बिलियन का कहा है, आपको लगता है कॉटन हमारे मुल्क में वो आप दोबारा भेजेंगे? इस इंसल्ट भी होती है। बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप देखिए कैसे भेज सकते हैं, जब एक दफा हमारी पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया तो फिर क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं है। नुकसान किसका है? नुकसान तो इसमें हमारी हुकूमत का, गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का, और किसका है? हमारे यहाँ से जो पाकिस्तानी है वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ नहीं आना चाहते। आप इसके बड़ी एग्जांपल देख लें कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट करते हैं, इंडिया से मुस्लिम को नहीं माइग्रेट करते। ये देखिए, मुस्लिम को यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नेम तो रख दिया, लेकिन इस्लामी जमहूरिया वाले काम कौन से हो रहे हैं यहाँ पर? यही चीज़ है कि अब मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम है वो हमारे से बेहतर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इधर इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्या करें? ये डेवलपमेंट कैसे कर रहा है? अगर हम देखें 75 ईयर्स हुए हैं, 75 ईयर्स हमें हुए हैं। उनकी आबादी भी तो देखे कितनी है,
डजंट मैटर, आबादी अब मैटर करती है, क्वालिटी होगी क्वांटिटी नहीं होगी, क्वांटिटी होगी क्वालिटी नहीं होगी तो आप चीज़ लोगे। अब देखें, अब उनकी पॉपुलेशन हमसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो जब भी उनका कोई कंपटीशन होता है तो अगर हमारे यहाँ पे 100 बंदे परफॉर्म करने वाले हैं तो उनका एटलीस्ट 1000 होगा, तो 1000 में जहाँ 100 में से एक बंदा निकलेगा, 1000 में से 20-30 तो निकलेंगे ही ना। मेरी बात सुने, एक बंदा ऐसा निकल है जो 20 या 30 100 को या 1000 को मात दे तो निकलता नहीं है। निकलता तो है, ये तो फिर वही डेस्टिनी और गुड लक पे बात चली जाती है। अगर गुड लक क्यों बात चली जाती है? अब मेहनत करो फल क्यों नहीं मिलता? ऐसे ही है। तो फिर इसमें आप क्यों कह रहे हो कि क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी मैटर नहीं करती? आपके पास 10 बैग है, 10 बैग आपको फ्री में मिल रहे हैं और क्वालिटी गंदी से गंदी है, क्या फ्री वाली चीज़ ले लेंगे? नहीं ऐसे तो यही चीज़ है ना कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी भी मैटर करती है। ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया, जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉटन के लिए अपील किया, क्या इंडिया कॉटन देगा? अगर इंडिया को अपना फायदा नजर आ रहा होगा तो जरूर देगा। आपको मैं ऐसी बाइक दिखाने लगा हूं कि जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, जो कि दरख्त के ऊपर चढ़ने वाली बाइक है। Google to make internet search available in over 100 Indian languages. उस शख्स को इंडिया की गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया कि अब उस बाइक को इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बनाई जा रही है और अदर कंट्रीज में प्रमोट की जा रही है। अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है। पाक रुपया कंटिन्यूसली गिर रहा है और आप बोल रहे हैं मल्टीपल अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी है। खाक अच्छी है, मल्टीपल और अर्निंग। और 2020 में गूगल ने बोला था कि हम $10 अरब इंडिया में अगले 5-7 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नहीं होता ना आज, और आप और हम भी नहीं होते। ये हमें समझना पड़ेगा और शुक्रगुजार रहना पड़ेगा जिसका ये विजन है मोदी जी का। किसान ने मतलब इतना, अगर एक आम किसान ने इतना अच्छा उसने जहन लड़ाया और इतने एक टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं इसमें। एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका CEO इंडियन है। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जिनको हमारे बारे में दिन रात सोचते भारत की जनता की, वो कहते हैं प्रधान सेवक हूँ। दूसरे कंट्री में, यूरोप में जाता हूँ, देखता हूँ तो वहाँ सोचता हूँ कि काश कि पाकिस्तान में ऐसा होता, और मैं सोचता नहीं अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो मिसाल किसकी देते हम। अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि इस तरह का इवेंट बहुत जल्द हम भारत के अंदर भी मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको लगता नहीं आप और हम लकी सनातन की धरती पे पैदा हुए, जहां हमारा एक नाम है, जहां हम बात कर सकते हैं, खुल के सांस तो ले सकते हैं। आपको पता पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप इंडिया के टेक्नीशियन चला रहे हैं, इंडिया के IT वाले चला रहे हैं, जो कार से लेके ट्रेन तक इंडिया वाले चलाते हैं। सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज मच बियॉन्ड द रिलीजन। दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि अकेला एक इंडियन ही पूरे पाकिस्तान पर हावी हो सकता है, या फिर कहे कि इंडियंस के पास इतनी स्किल है कि वो किसी भी पाकिस्तानी को अपने सामने टिकने नहीं देगा। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल भी देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन वैसे तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों 47 में आज़ाद हुए थे। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखो, मतलब दिखावे वाइज देखो, तुम सेम थे, पहले एक ही काउंट किए जाते थे। देखिए, दुनिया भर की जो MNCs है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर आप देखो तो इंडियंस ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप पोस्ट पर, आपको मिडिल लेवल की जो स्ट्रॉन्ग पोस्टिंग होती है वहां पर भी इंडियंस मिलेंगे, बॉटम लेवल पर भी मिलेंगे, और टॉप लेवल पर तो आपको पता ही है कि सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे लोग कई सारे हैं। ठीक है, क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी का नाम सुना कि कोई टेक जायंट है या फिर दूसरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके कोई CEO बन गए? आपने कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भी इंडियन के साथ कंपेरिजन करना ही गलत बात है, आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। देखें, इंडिया की जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या IT के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जितना टैलेंट, जितना IT को फ़रोग़ दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इंडिया मैं समझता हूँ कि इस तरह जिस तरह से एक IT को फ़रोग़ देना चाहिए, उसको बूम देना चाहिए, उसको मैक्सिमम नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देना चाहिए। आप देखें, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका CEO इंडियन है। आपके पास गूगल के CEO आपके पास इंडियन है।
तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के कहें तो इंडिया के अंदर एक नया बूम, नया बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक आईटी इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है हमारे मुकाबले में। अब तो हम तो उनके मुकाबले में है ही नहीं। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा, कहा जाता है कि जिस तरह आपने भी खुद ही जिक्र किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन हैं, तो ये इंडिया को फेवर देते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आने नहीं देते आगे, उनको उस तरह से फैसिलिटीज नहीं देते, उनको इस तरह से सर्विसेज नहीं देते। क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें, छोड़े अमेरिकन या बरतानी किसी बंदे को। हम अगर इंडिया के एक बंदे को मात नहीं दे सकते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमारी आईटी यूनिवर्सिटीज इतना काम नहीं कर सकते हैं कि हम कल को बीएस के बाद एक हाई लेवल अथॉरिटी पोस्ट पे जाके उनका मुकाबला करें। अगर ये हमें नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, नहीं समझाया जाता, या उस मुकाबले के उस लेवल तक, मयार तक हमें इस तरह की स्टडीज नहीं करवाई जाती, हमारा मुकाबला तो है ही नहीं। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जो ओवरऑल एक हमारी टाइमलाइन दिया जाता है, हमें एक आउटलाइन कोर्स दिया जाता है, उसके अंदर देखें तो हर साल वही है, F=M है, पेज नंबर 10 में था 10 साल पहले, आज भी पेज नंबर 10 F=M है। और फाइन यार, बस चेंज करें ना, टाइम के साथ साथ चेंज करें। अब अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर आपका जो कंटेंट होता है वो ईयरली वो चेंज होता है, वो चेक करते हैं कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का आपका मेनली फोकस है, तो वो अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर उन चीज़ों को चेंज करते हैं। हमारे यहाँ आज भी ये मेरे वालिद साहब ने F=M में पेज 10 पैराग्राफ नंबर 5 लाइन नंबर 7 में पढ़ा, मैंने भी उसमें पढ़ा है। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 40 years। हम कहाँ, इंडिया कहाँ, बाकी दीगर दुनिया कहाँ। तो इसलिए हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ का मयार, हमारे स्कूल का मयार, जब तक कोर्स आउटलाइन टाइमली अपडेटेड नहीं होगा, तब तक हम आईटी सेक्टर तो दूर के बाद हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं पे तरक्की नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला हमसे, इंडिया को छोड़ दें, इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, इंडिया इस टाइम बहुत बूम कर चुका है। उनके फ्यूचर और आईटी इंडस्ट्री और उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स हम सोच भी नहीं सकते। माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर 50 years हम सोचे कि हम ये करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक सिस्टम होना चाहिए, सारा कुछ हो सकते हैं हम सोचें। नाउ दे आर वर्किंग, तो उनके लिए इस टाइम बूम बिल्कुल वो राइट डायरेक्शन पे है, और वो बूम करेंगे क्योंकि उनके लोग, उनकी स्टडीज, उनके एजुकेशन, उनके यूनिवर्सिटीज इस तरह से उनको टीच करते हैं कि वो दे कम्पीट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं आप लोगों को ना एक बाइक दिखाने लगा हूँ, जो कि एक इंडियन शख्स ने बनाई है, जो कि दरख्त पर चढ़ने के लिए बनाई है वो बाइक। तो दरख्त पर बहुत सारे लोग चढ़ते थे पहले, जो कि ऊपर से नारियल का पौधा, दरख्त बहुत दूर होता था, लोग गिर के मर जाते थे। तो उस बंदे ने देखा कि इसी बेस पर उसने एक मोटरसाइकिल बनाई है, जो कि इजीली आप चीज़ों को, दरख्त को तोड़ सकते हो। अब वो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जबरदस्त खजूरों के दरख्त काटने के लिए। ऐसे चढ़ते थे खजूर, ऐसे चढ़ते थे बिल्कुल। जबरदस्त। तो अब ये इंडस्ट्रियल लेवल पर लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो कि अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट भी की जा रही है। देखें कि एक बंदे ने काम किया और उसको उठा लिया। इंडिया लोगों की वैल्यू करता कि नहीं करता? क्या पाकिस्तान में उस किस्म की वैल्यू मिलती है लोगों को? नहीं मिलती तो नहीं है, मगर मिल सकती है अगर कोशिश करें। करप्शन ना हो, करप्ट लोग ना हो, तो ये इंडिया से लाख दर्जा अच्छा पाकिस्तान है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको, जो इस बंदे ने इतना बड़ा काम किया उसके लिए? नहीं, वर्किंग तो नो डाउट इसकी बहुत अच्छी है, बड़ी भी है, मगर मेरा एक सवाल आया, ये इंजीनियर है, ये किसान लग रहा है, तो किसान ने मतलब इतना, अगर एक आम किसान ने इतना अच्छा उसने जहन लड़ाया, और इतने एक टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं इसमें जो उसने बनाया, तो नो क्यों नहीं? एक्टिविटी के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, वैसे उसको लगा कि ये चीज थोड़ी सी कमी है इस चीज की, तो उस चीज ने बना डाली। जरूरत है ना, सोच की जरूरत है कि हमारी सोच जाए इस तरीके से। और मैं बताता चलूं, लिटरेसी रेट पाकिस्तान की निस्बत इंडिया का बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो चीज़ों को समझते हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर वो आने वाले 10 सालों का प्लान बनाते हैं, 20 साल में कहाँ होगा इंडिया, इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं आप? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि हम भी
प्रोग्राम बनाते हैं कल किसकी जेब से पैसे निकालने, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जब ये मुल्क चल रहा है, वरना ये मुल्क नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बस इसका वजह ये है चलने की कि हम भी बड़े प्लान करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे। हम अगर ये सच्ची मोहब्बत कर लें कि जैसे मैं यूके में देखता हूँ या दूसरे कंट्री में यूरोप में जाता हूँ देखता हूँ, तो वहाँ सोचता हूँ कि काश कि पाकिस्तान में ऐसा होता, पर मैं सोचता नहीं, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो मिसाल किसकी देते हम। तो बस ये सीधा वजह है कि इंडिया में वाकई बहुत सारे, आपको पता पूरा इंग्लैंड पूरा यूरोप इंडिया के टेक्नीशियन चला रहे हैं, इंडिया के आईटी वाले चला रहे हैं, जो कार्ड से लेके ट्रेन तक इंडिया वाले चलाते हैं, पाकिस्तान वाले क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते हैं, मगर यहाँ करप्शन और पेट कैसे किसकी जेब से पैसे निकालने, कैसे बेड़ा गर्क करना है। और टैलेंट है हमारे यहाँ भी, लोगों में टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लाने के लिए साथ चाहिए होता है गवर्नमेंट का, वो नहीं मिल पाता हमें। वहाँ गवर्नमेंट साथ देती है तो वहाँ टैलेंट लोग आगे आ जाते हैं, हमारे का टैलेंट दब जाता है। और एक चीज बताओ रोहित भाई, हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कर्मा, कर्मा कम्स बैक, जो बोओगे वही पाओगे, बबूल का पौधा लगाओगे तो गुलाब नहीं उगेंगे। और ये पाकिस्तानियों ने जहादी पाले थे, अब इनको ही काट रहे। आपने देखा पाकिस्तान को कैसे काट रहे, हर तरफ से, कहाँ नहीं काट रहे। और इन्होंने ये वायरस को ब्रीड किया था, दुनिया की ऐसी तैसी करेंगे, दुनिया के पेट पे लात मारेंगे, दुनिया पे कंट्रोल करेंगे, वही वायरस इन पे पलट रहा है। जी जिनपिंग का बनाया हुआ बायो वेपन उसके मोस्ट लीथल पॉलिटिकल वेपन बन गया उसके अगेंस्ट। होगा क्या? कुछ दिन तक ये मामला ठंडा ऐसे चलेगा, लोग कुछ मरेंगे कुछ नहीं मरेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। ये दो ऑप्शन है, या तो जी फिर कोविड लगाएगा, बट अब लगाए ना लगाए, मैटर ऑफ टाइम। चाइना की इकोनॉमी तो टूटेगी ही टूटेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड। लगाए ना रेस्ट्रिक्शन लगाए, कुछ लोग मरे ना मरे, कुछ भी होगा, अब ये ओपन हो गया है। चाइना में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। आई होल्ड माय प्रेडिक्शन, देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। चाइना में खून गिरेगा रोहित भाई, खून गिरना ही वहां पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। अब 140 करोड़ लोगों को बंद नहीं कर सकते, और हमारी कॉमन चाइनीज से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी जो अदावत है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के साथ। हमें तो सहानुभूति है, हम तो चाहते हैं लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मदद मिले कहीं के भी हो, बट अगर आप हमारे साथ तवांग में भिड़ोगे तो हम आपको मार मार के आपका बुरूदा बना देंगे। सीसीपी की इतनी हालत खराब है, ताइवान से हमें कह रहे कि आप हमें ट्रेन कर लो, आप हमें ट्रेन कर लो, हमारे पास 2 मिलियन रिजर्व है। अगर 20 भारतीय सैनिक पीएलए का ये हाल बना सकते तो हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, हम तो इनको 200 साल तक जीतते नहीं देंगे। आज भारत का नाम हमारी वीर सेना ने पूरे दुनिया में उजागर किया है। एवरीबडी एंड एवरी इंडियन वेयर एवर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड, आपका पासपोर्ट कोई भी हो आज के डेट में, आपको बताओ सबका दिल स्किप्स अ बीट जब भारतीय सेना की बात आती है। भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया है, जो दमखम दिखाया है, सर दुनिया कायल हो गई है, दुनिया फैन हो गई है, और मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। ये है ताकत 130 करोड़ लोग अगर साथ चले, ये है ताकत नेशनलिज्म की, ये है ताकत यूनिटी की, ये है ताकत भारतीयता की, ये है ताकत सनातन की। क्योंकि अगर आप मुसलमान भी, आप क्रिश्चियन भी है, by religion you can be a Christian or a Muslim, but by culture you are a Hindu, you are a Sanatani, because Sanatan is a way of life, it is much beyond a religion। तो ये है सनातन की पाव ताकत रोहित भाई। दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है, और वैसे भी शाख्तों को कौन हिला सकता है? जो जहाँ शक्ति की भूमि हो उनको कौन हिला सकता है? किसकी औकात है? यहाँ देखिए हमारे 2 दुश्मन थे, हैं पाकिस्तान की। रोहित भाई आपसे कोई छुपा नहीं है, तहस नहस हो रहा, पाकिस्तान खुद टूट रहा, और ये चाइना, और ये आए थे हमें मारने, 2 फ्रंट वॉर की बातें कर रहे थे। अब अपने ही फ्रंट संभाल लो अपने फ्रंट संभाल लो, ये ना हो कि पेंट उतर जाए। -1 0 आकाश लास्ट। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया, और उसमें एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं।
रशिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, जो भारत इंडिया ने करके दिखाया। और यार इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तरह का ये मैसेज भी होता है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई खतरनाक है और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिसाइल सिस्टम है उन्हें उस मिसाइल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है। हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही बार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। पाकिस्तान के एटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। इसे खरीदने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों ने ऑर्डर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब S-400 तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके अलावा DRDO ने एक और भी सिस्टम बनाया है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली 4 से 5 मिसाइलों को भी रास्ते में गिरा सकता है। अब देखिए, इंडिया जो है वो DRDO के मार्फत से या फिर कहे कि और भी जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उसके मार्फत से इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, खास करके ये जो हथियारों की बात हो रही है उसमें, पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है। देखिए, हमने S-400 परचेस किया तो पाकिस्तान का कहना यह था कि बैलेंस बिगड़ जाएगा इस खित्ते का, मतलब कि इंडिया के पास ज़्यादा वेपन्स आ जाएंगे वगैरह वगैरह। जैसे हमने पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था तो उसके 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया, तो कि भाई ठीक है, बैलेंस मेंटेन है, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि इंडिया की हिस्ट्री रही नहीं है किसी पर भी हमला करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात हो रही थी। देखिए, इंडिया इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाता रहेगा तो फिर इंडिया को तो पैसे खर्च करने हैं नहीं, लोकल सिस्टम है, तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कि पैसे उनके पास है नहीं तो परचेस कहाँ से करेंगे। ये जो बैलेंस है वो और बिगड़ता जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक, और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है, जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध सकेंगे। यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो अगर उनका दुश्मन ताक के निशाने बांध रहा है, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स, ये बाकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है, बल्कि देखें कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो 2 ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला है इस वक्त जो हो रहा है, ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच, ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है, और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, समर इज ए क्विक रिएक्शन सरफेस टू, क्या जिस तरह हम देखते हैं, ये तो मैंने वो बात की। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें कि जैसे कि भारत देख रहा है, तो वो ये कह रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ तो उन्होंने ये बना लिया और उसकी जो वीडियो वायरल होने की हम बात करें उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे 4 निशाने जो है एक साथ बांधे गए और वो कामयाब हुए। तो इस बिना पर कहा जा रहा है कि भारत पहला कंट्री है कि जिसने अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया। ओके, लेकिन जो दूसरी इसकी बात है वो ये है कि क्योंकि ये अपने मुल्क के अंदर ही बनाया गया तो अब इसको बेचा जाएगा। और इससे पहले भी जब तेजस की बात हो रही थी कि वो बनाया गया, उसमें क्या कि अब उसके लिए जो है वो
बिड किया जा रहा है या बहुत सारे कंट्रीज जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हैं और वो उसके लिए जो है वो उसको खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो रिसेंटली हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंकन आंध्र प्रदेश, और उसमें उसके बाद से जो है उससे पहले ये तमाम प्लान कर लिया गया है कि कैसे कौन से कंट्रीज जो है वो इसको लेना पसंद करेंगे या किन के पास अब ये बेचा जाएगा, और इसको जो है जाहिर है कि उनकी अपनी एक चीज बन गई है अब इसको वो। और अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि पहला मुल्क है कि जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है, तो फिर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के जिनके पास ये सिस्टम नहीं है। वैसे तो अगर ये कहा गया है कि पहला मुल्क है तो फिर तो दुनिया के तमाम कंट्रीज के पास ये सिस्टम नहीं है, तो फिर तो सबके सभी क्या पूरी दुनिया खरीदना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा, कुछ कंट्रीज ऐसा समझते हैं कि उनको इसकी जरूरत है, तो वो जाहिर है कि वो उसको जो है वो वहां से खरीदेंगे। तो ये उनके अपने जो एक कैपेबिलिटी है और उससे उनको जो बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं और जो इकोनॉमी उनमें उसमें ऐड हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज अगर हम इसको इस तरीके से अच्छा अगर आप ये देखिए कि इससे पहले S-400 मिसाइल्स भी आपको पता है सामने आए और वो रशिया से लिए गए थे। अच्छा वो जहां पर लगाए गए वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए उन्होंने। S-400 मिसाइल्स भी उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए और चाइना के बॉर्डर पर भी लगाए। अब ये जो है जाहिर है कि इसको भी जो है जहां पर नस्ब किया जाएगा या जिस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या जो भी है वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर। अब पाकिस्तान के बॉर्डर से तो मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट वो एक बहुत बड़ा उनका पार्क भी बन रहा है, उसके पर मैंने वीडियो बनाई थी बड़ी तफसील से, और उस पे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी ग्रीन एनर्जी पार्क है वो। तो जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के नाल नाल हो रहा है। पान ए वेख लो तुसी जरा नजर रखो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कि जेड़ा कुछ भी हो रहा है इंडिया में जो भी नजर आ रहा है, वो जो चीज नस्ब होती है ना ऐसी है, जो भी होता है, ये चाहे वो एनर्जी पार्क ही क्यों ना बने, वो आपके बॉर्डर के साथ साथ ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत बहुत अच्छी जबरदस्त चीजें भी हो रही है लेकिन साथ साथ ऐसी चीजें तो अच्छा मैं ये कह रही हूँ ध्यान रखिएगा। ये तो वो ध्यान रख रहे हैं, वो इसलिए ध्यान रख रहे हैं कि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, इस तरफ से ध्यान वो रख रहे हैं कि ये धमकी, अच्छा ये कहा जा रहा है कि 300 बार जंग करेंगे, या ये बात कही जा रही है कि हमने सोच रखा है और टाइम जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आप पता नहीं कब टाइम बनाएंगे और आपका टाइम कब आएगा, वो है ना अपना टाइम आएगा, तो वो वाला टाइम की तो पता नहीं कब आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं जंग के टाइम का जो आप बात करें आपने तो पता नहीं कब सोच रखा है, लेकिन हम आपको अभी जो है वो ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है, इससे मैं एग्री करता हूँ। ये रोटी कौन सी है? देखिए ये खा रहे ना रोटी, तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामेबाज जो बाहर से आया हुआ है अभी लंदन में इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। नहीं जी रहे भाई, जी रहे होते आज हमें जुतियां ना पड़ रही होती। कश्मीर में और फलस्तीन में जो हो रहा है, अगर हम इज्जत की जिंदगी जी रहे होते तो आज इसका जवाब ये तो ना होता। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। उनके पास जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है, व्हाइट हाउस में भी और इंडिया में भी। जब हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेंगे, आप इस तरह करें ना, मेरे जैसे एक पागल को वहाँ पे बिठा दें जहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें, तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था उसने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। अगर मेरी जान देने से भाई नहीं होगा, मैं कहता हूँ मैं एक आइटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे, मैं कह रहा हूँ ना। फिर आप यहाँ तो नारा तकबीर छोड़ दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फिर आप अल्लाह हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मतलब आजकल वो मतलब नहीं ना रहा। फिर